हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत ही दिल दहलाने वाले मंजर से होती है। आसमान में कड़कती बिजली और बरसात, साथ एक खंडर किला दिखाया जाता है और उसमें बिछी लाशें। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर भयानक युद्ध अभी अभी खत्म हुआ हो। फिर अगले सीन में हमें लड़की दिखती है जिसने खूबसूरत शाही पोशाक पहना हुआ लगता है और वो अपने हाथों में कोई जादुई खंजर लेके किसी तरफ जा रही होती है, जैसे किसी को मारने के लिए जा रही हो। वो लड़की कहती है, किन फैंग तुम सचमुच कुछ खास हो। फिर अगले सीन में दिखता है कि बहुत बड़े ड्रैगन या फिर डायनासोर जैसे जानवर की लाश के बीच एक घायल योद्धा बैठा होता है, जिसका नाम शायद किन फैंग है, जो शायद मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड के सहारे होता है। वो लड़की कहती है, यहाँ तक कि 100 गुना तेजी से बढ़ती उम्र के प्रभाव के बावजूद आप एशियन गॉड के रुएस को साफ करने में कामयाब रहे हो। वो लड़की कहती है, लेकिन ये डिवाइन आर्टिफिशियल आई ऑफ जजमेंट मैं इसे भी तुमसे ले लूंगी। अगले सीन में वो घायल योद्धा किन फैंग खून से लथपथ दिखता है और उसके सीने आर पार कोई हथियार निकला हुआ होता है और किन फैंग डर के कारण खांस रहा होता है। किन फेंग उस लड़की से कहता है, ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसे समय में मुझे धोखा क्यों दिया। किन फेंग उस लड़की से फिर से कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर अगले ही सीन में हमें वह लड़की दिखती है जो किन फेंग की सिस्टर है, लेकिन अभी तक हमें इसका नाम नहीं बताया गया है। उस लड़की ने अपने एक हाथ में वह जादुई खंजर और दूसरे हाथ में कोई जादुई 2 गोले पकड़े हुए होते हैं जो चमक रहे होते हैं। किन फेंग उस लड़की से कहता है, किन शाओ आप तो, इस लड़की का नाम किन शाओ है तो अब हम इसे उसके नाम से ही बुलाएंगे। किन शाओ गुस्से में अपने दांत पीसते हुए हाथ में 2 जादुई बॉल्स को दबाते हुए किन फेंग की तरफ देखकर कहती है, तुम और वो भी मेरे भाई। किन फेंग तुम ज्यादा कुछ नहीं बल्कि गोद लिए हुए लड़के हो जिसे मेरे माता पिता ने गोद लिया था। तुम्हारा खून भी मेरा नहीं है और तुम खुद को मेरा भाई कहने की हिम्मत कैसे करते हो। फिर हमें दिखता है कि किन शाओ के पीछे कोई दूसरा आदमी या लड़का जो उसकी तरफ ही आ रहा होता है, जो शायद किन फेंग को धोखा देने में किन शाओ के साथ होता है। वह लड़का किन शाओ से कहता है, किन शाओ अब इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। किन शाओ कहती है, ब्रदर सोंग फेई, लगता है इस लड़के का नाम सोंग फेई है तो अब हम इसके नाम से ही बुलाएंगे। सोंग फेई किन शाओ से कहता है, तुम्हारे यह बेकार भाई निश्चित रूप से हमारे काम तो आया है। फिर सोंग फेई किन शाओ के पास आकर कंधे पर हाथ रखकर उसे वो दोनों जादुई बॉल्स ले लेता है। सोंग फेई किन फैंग से कहता है, किन फैंग मुझे वास्तव में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। आपके बिना किन शाओ और मुझे ये डिवाइन आर्टिफैक्ट कभी नहीं मिल पाती। सोंग फेई फिर से किन फैंग से कहता है, आपके जीवन काल को एक ही बार में पूरी तरह से खत्म करने के लिए मैंने सोल्स्टाइन ब्लेड को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया है, जो पहले से ही आपके शरीर में घुसा दिया गया है। तो क्या तुम्हें मेरा गुड बाय गिफ्ट पसंद आया। इसके साथ ही फिर हमें दिखता है कि सामने किन फेंग बहुत ही घायल पोजीशन में होता है और उसकी दोनों आंखें निकली हुई होती है। उसी खाली जगह से बस खून निकल रहा होता है, वो भी बहुत दर्द और दुख में भी होता है। शायद सोंग फेई हाथ में जो जादुई बॉल से वो किन फेंग की आंखें ही है। किन फेंग किन शाओ से कहता है, किन शाओ हमारे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने ही तुम्हारा पालन पोषण किया, स्कूल के दौरान तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया था। लेकिन जब से यह खेल हमारी दुनिया में आया है तब भी मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत बार अपनी जान जोखिम में डाली है। मेरी प्यारी बहन, मैं सचमुच तुम्हें गलत समझता था। किन शाओ किन फेंग से कहती है, हमारे माता पिता की मृत्यु के बाद तुम हद से ज्यादा मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हो, मुझ पर हुक्म चला रहे हो, मुझे नियंत्रण करते रहते हो। किन शाओ फिर से किन फेंग से कहती है, पहले जब सोंग फेई और मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत थी तब तुम कुछ हद तक हमारे लिए उपयोगी थे, लेकिन जब अब हमारे पास यह डिवाइन आर्टिफैक्ट है तो अब हम तुम्हारी एकमात्र जरूरत भी समाप्त हो चुकी है। अगले सीन में फिर तुरंत ही सोंग फेई तेजी से उछलकर अपने दोनों तलवारों के साथ किन फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अभी भी किन फेंग वहाँ पर बैठे हुए दर्द और धोखे के कारण कांपता हुआ बैठा होता है। सोंग फेई किन फेंग से कहता है, किन फेंग अब शांति से मर जाओ। सोंग फेई फिर से किन फेंग से कहता है, मैं तुम्हारे बदले किन शाओ की अच्छी देखभाल करूंगा। ऐसा बोलते हुए वह हल्के से मुस्कुराने लगता है। उसी वक्त सोंग फेई की तलवार जब किन फेंग के गले तक आ गई होती है तब किन फेंग चिल्लाते हुए कहता है,
भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। लेकिन किन फेंग अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही सॉन्ग फेई अपनी तलवार से किन फेंग की गर्दन काट चुका होता है। इतनी जोर से गला काटा होता है कि किन फेंग का सर आसमान में उठ जाता है। ध्यान से देखने पर लगता है कि किन फेंग ने शायद सॉन्ग फेई को मारने के लिए तलवार उठाई हो, ऐसा लगता है। फिर हमें पता चलता है कि यह सब एक गेम में हो रहा होता है। फिर हमें गेम के बारे में दिखाया और बताया जाता है। 2025 में गॉड फोर्स कैन गेम इस दुनिया के साथ जुड़ गया। जब तक कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तो उसे जबरदस्ती इस गेम की दुनिया में खींच लिया जाएगा। गेम में लाइफ स्पैन ही एकमात्र करेंसी थी। खुद मरने से लोग अपनी लाइफ स्पैन खो देते थे, जबकि मॉन्स्टर को मारने से लाइफ स्पैन एक्स्ट्रा मिल भी जाती थी। अगले सीन में दिखता है कि एक विज़ार्ड जादू से हवा में उड़ रहा होता है। अपने जादू से चारों तरफ बिजली से हमला कर रहा होता है और उसकी वजह से पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। साथ ही गेम के बारे में बताया जाता है। प्लेयर्स अपने इन गेम एबिलिटी को वास्तविक दुनिया में लाने के लिए अपना लाइफ स्पैन खर्च कर सकते हैं। शक्तिशाली लोग अपने नंगे हाथों से टैंक को तोड़ सकते हैं, तलवार से विमान को काट सकते हैं और यहाँ तक कि अपने शरीर से परमाणु विस्फोट का सामना भी कर सकते हैं। उसी क्षण से वास्तविक दुनिया में भारी परिवर्तन आ गया, जिससे चारों तरफ अराजकता फैल गई। फिर सीन बदलता है और हमें दिखता है कि एक नाइट मॉन्स्टर लड़ रहा होता है और किसी लड़की को बचा रहा होता है। किन फेंग कहता है, मैंने अपनी बहन के साथ जीवित रहने के लिए संघर्ष किया, अनगिनत कठिनाइयों को सहन किया तथा बड़ी मुश्किल से टॉप 100 ग्लोबल पावर हाउस में अपनी जगह बना पाया था। लगता है हमें किन फेंग की यादें और उसका पास्ट दिखाया जा रहा है। किन फेंग सभी मॉन्स्टर को मारकर उनके ऊपर तलवार गड़ाकर शान से खड़ा होकर कुछ कर रहा होता है और उसके पीछे उसकी बहन खड़ी होती है। शायद वह अपनी आंखों में यह डिवाइड आर्टिफैक्ट को लगा देता है, जिससे उसकी आंखें गोल्डन रोशनी गिर रही होती है। किन फेंग कहता है, अंतहीन खतरों पर काबू पाने और अनगिनत बार मौत को मात देने के बाद फाइनली मैंने एशियन गॉड रूइन पर विजय प्राप्त कर ही ली। आखिरकार मैंने डिवाइड आर्टिफैक्ट प्राप्त किया। मुझ में शिखर तक पहुंचने की योग्यता थी। अगले सीन में दिखता है कि अचानक उसके पीछे कोई नुकीली चीज उसके शरीर के आर पार हो चुकी होती है और फिर दिखता है कि उसकी बहन उसे किसी लाल नुकीले कांटों वाले हथियार से मारा होता है। किन फेंग कहता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसकी यह बात पूरी भी नहीं होती है और अगले सीन में दिखता है कि वह कोई सामान्य हथियार नहीं था, वो तो जादुई हथियार था जो किन फेंग को मारने के बाद ही तुरंत चारों तरफ से उसके शरीर से बाहर निकला होता है। किन फेंग कहता है, मेरी सफलता की कीमत मेरे एकमात्र फैमिली मेंबर के द्वारा विश्वासघात ही थी। फिर शायद सीन प्रेजेंट में आता है और उसका गर्दन कटा सर कहीं पड़ा होता है। वो दिखता है, शायद उसमें अभी भी हल्की हल्की जान होती है। किन फेंग कहता है, शायद जीवन में मेरे सभी प्रयास हस्तक्षेप के अलावा कुछ नहीं थे। किन फेंग फिर से कहता है, तो मेरे सभी संघर्षों ने किसी दूसरे के लिए सफलता का मार्ग बनाया, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। अगर मैं फिर से जी सकता तो मैं सिर्फ खुद के लिए ही लड़ता। फिर सीन बदलता है और शायद हमें पास्ट या फिर असल जिंदगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन फेंग अपने बिस्तर पर आराम से गहरी नींद में सो रहा होता है। फिर अचानक जैसे बुरा सपना देख लिया हो, वो जाग जाता है और अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। मौत के डर के मारे बेचारे के पसीने भी छूट चुके होते हैं। किन फेंग कहता है, ये सब कहाँ हो रहा है, क्या मैं असली दुनिया में हूँ? किन फेंग फिर अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर चेक करता है कि वह सच में जिंदा है कि नहीं। किन फेंग कहता है, क्या मैं पहले गला कटने की वजह से मर नहीं गया था? किन फेंग मोबाइल देखता है और देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। किन फेंग कहता है, क्या 2025 चल रहा है? किन फेंग अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं रिबॉर्न हुआ हूँ? शायद किन फेंग के खिड़की के बाहर का सीन या सिटी दिखाई जाती है। किन फेंग कहता है, यह तो 9 साल पहले का टाइम है, जिस दिन गॉड फॉर सेकंड गेम इस दुनिया से जुड़ गया था। फिर सीन बदलता है और शायद हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां वह धोखेबाज लड़की किन शाओ लात मारकर दरवाजा खोलती है और सामने की तरफ किन फेंग चाय या कॉफी पी रहा होता है। किन शाओ चिल्लाते हुए कहती है किन फेंग से, किन फेंग तुम तो सचमुच घर पर ही हो। किन शाओ चिल्लाते हुए फिर से कहती है, तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? फिर किन शाओ जाकर डस्टबिन को लात मारकर गिरा देती है और ये सब किन फेंग देख रहा होता है। किन फेंग सोचता है, जैसा कि मुझे याद था जिस दिन गॉड फॉर सेकंड गेम आया था,
किन शाओ, तुम्हारे साथ सॉन्ग फे के कारण मेरी एक बड़ी लड़ाई हुई थी। किन शाओ गुस्से में किन फेंग से कहती है, क्या बात है, मैं तो सिर्फ ब्रदर सॉन्ग फे को सपोर्ट करने गई थी, लेकिन तुम इसे इतना बड़ा टॉपिक क्यों बना रहे हो? क्या तुम यह भी नहीं समझते कि इस बार उनका सपोर्ट करना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था? किन फेंग सोचता है, किम के आने से पहले सॉन्ग फे एक प्रसिद्ध अंडरग्राउंड आइडल था और किन शाओ उसकी ऑब्सेस्ड फैन थी। किन शाओ कहती है, उन ग्रुप और फ्रेंड गर्ल्स ने मेरे ब्रदर सॉन्ग फे के हितों को उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। इस बार मुझे उसका समर्थन करना ही होगा और ये कमबख्त स्टॉकर्स और सासेंग के फैंस जिन्होंने हैं, ये मेरे ब्रदर सॉन्ग फे से चिपचिपे प्लास्टिक की तरह चिपके रहते हैं। किन शाओ कहती है, अब जबकि मेरा ब्रदर सॉन्ग फे मुसीबत में है और तुम किन फेंग यहाँ लगातार मुझे परेशान कर रहे हो, मेरे पैसे काट रहे हो और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो अगर मैं एक छोटे से श्रिम्प की तरह रह गई तो ये सब तुम्हारी गलती होगी। किन फेंग सोचता है, सॉन्ग फे ऊपर ऊपर से आकर्षित दिखता है, लेकिन वास्तव में वो एक पूरा बदमाश है जिन्होंने अपने कई फैमिली फैंस के पैसे लूटे हैं और उनके शरीर से भी खिलवाड़ किया है। किन शाओ को ठगे जाने से बचाने के लिए मैंने हमेशा उसे उस लड़के के साथ घूमने से मना किया है, लेकिन अंत में मुझ पर उसके जीवन का नियंत्रण करने का आरोप लगाया गया। किन शाओ गुस्से में किन फेंग से कहती है, अरे क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे मुझे सुन ही नहीं पा रहे हो? तुम्हारी वजह से ही तो मेरा ब्रदर सॉन्ग फे इस महीने टॉप रैंक से नीचे आ गया। अगर तुम मुझसे उसकी रैंक बढ़ाने के लिए पैसे नहीं दोगे तो मैं। किन शाओ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती, किन फेंग जोर से तमाचा उसके चेहरे पर मार देता है। मैं तो कहूंगी कि इस धोखेबाज लड़की को एक थप्पड़ में ही नहीं छोड़ना चाहिए। चलो अब हम स्टोरी पर वापस आते हैं। थप्पड़ खाने की वजह से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसी एक थप्पड़ से किन शाओ नीचे अपने फैले हुए कचरे के बीच में गिर जाती है। वैसे ही मेरी नज़र में बाकी कचरों के साथ ये लड़की एक कचरे जैसी ही है। किन फेंग अभी भी हाथ में कप लेके उसी पोजीशन में खड़ा होता है। दूसरे ही सीन में पता चलता है कि एक ही थप्पड़ में पूरा गाल सूज चुका होता है और दर्द के मारे आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं और शायद गुस्से या दर्द के कारण कांप रही होती है। किन शाओ किन फेंग से कहती है, किन फेंग तुमने तो सचमुच मुझे थप्पड़ मारा। किन फेंग डरावनी और गुस्सेली शक्ल बनाते हुए कहता है, किन शाओ आज मेरे पास तुमसे बहस करने का ना तो समय है ना ही मन। किन फेंग फिर से किन शाओ से कहता है, लेकिन अगर तुम मुझ पर भौंकती रही तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वाह क्या गजब बेइज्जती की है, इस लड़की को तो अच्छे से उसकी औकात दिखानी चाहिए। फिर किन फेंग कोई बैंक का कार्ड किन शाओ पर फेंकता है जो सर पे लग के पैरों पर जा गिरता है। किन फेंग किन शाओ से कहता है, यह हमारे माता पिता द्वारा छोड़ा गया पैसा है। इन वर्षों में चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो, लेकिन मैंने इसमें से कभी एक पैसा भी नहीं छुआ है। मैं आज ये सब कुछ तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। फिर किन फेंग अपनी बात पूरी करके अपने रूम में जाने के लिए दरवाजा खोलकर एक बार पीछे मुड़कर फिर से किन शाओ की तरफ देखता है जो अभी भी वहीं बैठी होती है। किन फेंग किन शाओ से कहता है, हमारे पेरेंट्स के खातिर मैं तुम्हारी तरह इतना नीचे तक नहीं गिरूंगा, लेकिन अब से सुनो। फिर किन फेंग रूम में जाकर दरवाजा बंद करते हुए कहता है, मैं किन फेंग यह कहता हूँ कि आज से तुम्हारी जैसी मेरी कोई बहन नहीं होगी। अभी भी किन शाओ अपने सूजे हुए गाल पर हाथ रखकर बैठे बैठे दर्द और ह्यूमिलेशन में कूड़े के बीच बैठी रो रही होती है। अगले सीन में किन फेंग अपने अंधेरे कमरे में अभी भी वही कप लेकर खड़े खड़े शायद कुछ सोच रहा होता है। किन फेंग सोचता है, मैंने अपने पिछले जीवन में किन शाओ की प्रोटेक्शन के लिए खुद को बेहतर बनाने के बहुत सारे अवसर खो दिए थे। बहुत सारे हिडन खजाने और तहखाने थे जिनके लिए जोखिम उठाने वाली एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया था। किन फेंग सोचता है, मैं अभी बहुत क्यूरियस हूँ, किन शाओ के बोझ के बिना मैं इतना टॉप रैंकिंग तक जा सकता हूँ। फिर वह स्लीपिंग पिल्स खाकर पानी पी रहा होता है। किन फेंग सोचता है, लेकिन इस बार मैं सभी से आगे रहने के लिए अपने पिछले जीवन के गेम की समझ का उपयोग करूंगा। फिर वह ग्लास को वही टेबल पर पटक देता है और बिस्तर पर जाकर वापस बैठ जाता है और शायद थोड़ा गुस्से में भी होता है। किन फेंग सोचता है, किन शाओ अब तुम अपनी जिंदगी में जीने के लिए अकेले हो और सॉन्ग फे मैं खुद तुम्हारा सिर काट दूंगा। अगले सीन में हमें दिखता है कि शायद किन फेंग सोने के कारण वही गेम वर्ल्ड में वापस आ चुका होता है। एक नीली रोशनी से लिपटे हुए गेट से पीछे से आगे की तरफ आ रहा होता है और शायद नीचे सिर्फ पैर का पंजा डूबे उतना ही पानी होता है और वो आसपास देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। किन फेंग सोचता है, करियर चॉइस हॉल, मुझे इस जगह की बहुत याद आई थी। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे अपना करियर चुनने और आगे बढ़ने में कई घंटे लग गए थे।
लेकिन इस बार मुझे जल्दी करने की जरूरत है। फिर किन फेंग चलते चलते नाइट वाले गेट के सामने आकर रुकता है और उसे देखता है। किन फेंग सोचता है, अपने पिछले जन्म में मैंने किन शाओ की प्रोटेक्शन के लिए नाइट का प्रोफेशन को चुना था। नाइट का प्रोफेशन कमजोर नहीं है, लेकिन अब यह प्रोफेशन मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन अब किन शाओ के बोझ के बिना मैं सोलो मोड को बहुत तेजी से क्लियर कर पाऊंगा। फिर वो सर घुमाकर दूसरी तरफ देखता है और फिर वहाँ से आगे जाने लगता है। किन फेंग सोचता है, मोबिलिटी और रिएक्शन टाइम सबसे महत्वपूर्ण है। किन फेंग कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है। फिर हमें दिखता है कि किन फेंग एसोसिएशन वाले गेट के सामने हाथ बढ़ाकर उसे छूता है और उसके हाथ उसके आसपास नीले रंग की हवाएं चलने लगती है और ऐसा दिखता है। किन फेंग कहता है, मैं इस जीवन में मैं एसोसिएशंस का प्रोफेशन चुनूंगा। सिस्टम स्क्रीन में दिखता है, डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट को सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। और फिर किन फेंग के आसपास नीली लपेटों के साथ साथ थोड़ी सी पीली लपेटें भी दिखने लगती है। सिस्टम स्क्रीन कहता है, आई ऑफ जजमेंट को एक्टिवेट किया गया है। उसी टाइम किन फेंग के ऊपर एक बड़ी सी गोल्डन आँख खुल जाती है और चमकने भी लगती है। सिस्टम स्क्रीन कहती है, यूनिक एट्रीब्यूट इज इक्वल टू अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। अथॉरिटी पैसिव एट्रीब्यूट, यानी कि जब आप गॉड फॉर स्कैन गेम में प्रवेश करते हैं तो आप हमेशा ऑटोमेटिकली हाई रैंक, प्रोविजन और टैलेंट प्राप्त करेंगे। सिस्टम स्क्रीन की यह अनाउंसमेंट देखकर किन फेंग मुस्कुराने लगता है। किन फेंग कहता है, मेरे रिग्रेशन के बाद भी आई ऑफ जजमेंट ने खुद को मुझसे जोड़ लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आर्टिफैक्ट अपने मास्टर को पहचानती है तब तक भले ही वह चोरी हो जाए, वह चोर के लिए बेकार ही है। शायद इसी वजह से मेरा रिग्रेशन हुआ है। अगले सीन में काली लपेटें या फिर डार्कनेस खुद ही किन फेंग के शरीर से जुड़ रही हो या उसके शरीर में जा रही होती है और फिर सभी काली लपेटें उसे घेर लेती है। सिस्टम स्क्रीन कहती है, कांग्रेचुलेशंस, आपने एक हिडन प्रोफेशन प्राप्त किया है, अभी स्पेशलाइजेशन हो रहा है। सिस्टम स्क्रीन फिर से कहती है, स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हुआ। अचानक उस काली लपेटे या फिर कोहरे के बीच में किन फेंग का हाथ बाहर निकलता है। सिस्टम स्क्रीन कहती है, तुम अब शैडो बन गए हो। उसके बाद वह पूरी तरह से अपने नए एसोसिएशन वाले आउटफिट में बाहर आता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा होता है। धीरे धीरे वो ब्लैक शैडो पूरी तरह से गायब होने लगती है और किन फेंग पूरी तरह से किलिंग लुक के साथ बाहर आता है और उसकी आंखें भी आई ऑफ जजमेंट के कारण गोल्डन रंग से चमक रही होती है। किन फेंग कहता है, शैडो, यह तो एसोसिएशंस के लिए हायर लेवल का हिडन प्रोफेशन है। यह तो मेरे पिछले जीवन में चुने गए नाइट के प्रोफेशन से पूरी तरह अलग है। इस प्रोफेशन को प्राप्त करने से मुझे अलग प्रकार की शक्ति मिली है। तभी किन फेंग अपनी आंखों के पास छूता है। किन फेंग कहता है, सभी प्रोफेशन उनकी हिडन हायर लेवल प्रोफेशन को अनलॉक करने की बहुत कम संभावना होती है, लेकिन अथॉरिटी ऑफ जजमेंट वास्तव में इस संभावना को एक निश्चितता बना देता है। यह वास्तव में बहुत जटिल है। फिर अगले सीन में वह हवा में उड़ रहा होता है और उसके पीछे आई ऑफ जजमेंट की वह आंखें खुली हुई होती है। सिस्टम स्क्रीन कहती है, अथॉरिटी ऑफ जजमेंट यूनिवर्स से सबसे वास्तविक और एशियंट अथॉरिटी है। सिस्टम स्क्रीन कहता है, आई ऑफ जजमेंट की शक्ति नियम और व्यवस्था से बढ़कर है। आप टेम्पररी रूप से इस अथॉरिटी को एक्टिव रूप से सक्रिय नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डिवाइनिटी नहीं है, लेकिन आई ऑफ जजमेंट का पैसिव इफेक्ट एक्टिव है। किंग फेंग कहता है, यह प्राइमल अथॉरिटी तो नियम और व्यवस्था से परे है। अगले सीन में किसी स्टैच्यू पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति दिखाया जाता है और शायद पहाड़ों के बीच में होता है। किंग फेंग कहता है, मेरे पिछले जीवन में गॉड फॉर स्कैन गेम के अवतरित होने के 7वें वर्ष तक कोई भी शक्तिशाली प्लेयर्स गॉड्स के परिवर्तक क्षेत्रों को छोड़कर रियलम ऑफ ऑर्डर तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ था। केवल तभी मानवता को ऑर्डर की पावर के अस्तित्व के बारे में पता चला, लेकिन वास्तव में वर्षों बाद भी किसी को भी ऑर्डर की पावर, रियल ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपनी जर्नी के आरंभ में ही मिल जाएगा। मैंने यह प्राइमल अथॉरिटी प्राप्त कर ली है जो व्यवस्था और नियमों से बढ़कर है। जब तक मैं गॉड्स एबंडेंट रियल को छोड़ सकता हूँ और दिव्यता प्राप्त करने के लिए व्यवस्था के क्षेत्र तक पहुँच सकता हूँ, मैं इस अथॉरिटी को सक्रिय कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि इस जीवन में मेरा एक लक्ष्य है। किन फेंग जमीन के सामने एक सिस्टम स्क्रीन खुली हुई होती है और किन फेंग उसे घूरकर देख रहा होता है। सिस्टम स्क्रीन में दिखता है, प्रोफेशन का चुनाव पूरा हुआ है, तो कृपया गेम के लिए नाम दर्ज करें। किन फेंग कहता है, ओह, गेम में मेरा नाम। किन फेंग फिर सिस्टम स्क्रीन को टच करता है और शायद अपना नाम लिखने लगता है। किन फेंग कहता है, क्योंकि मेरा पेशा शैडो से जन्मा हुआ है तो इसीलिए मैं शैडो नाम से साथ आगे बढ़ूंगा। सिस्टम स्क्रीन कहता है, आपका गेम का नाम है शैडो। अब से हम किन फेंग को शैडो नाम से भी बुलाएंगे, तो किन फेंग और शैडो एक ही है। किन फेंग के आसपास सभी जगह डार्क होने लगती है। सिस्टम स्क्रीन कहती है, एंटरिंग द गॉड अबेंडेड रेलम। यह एक उजड़ी हुई जगह है, अनगिनत मॉन्स्टर से भरी हुई।
सावधान रहे, यह मॉन्स्टर आपको चीर फाड़ कर आपका लाइफ स्पैन चुराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। टाउन को छोड़कर मॉन्स्टर को मार सकते हो और तुम व्यापार योग्य लाइफ स्पैन अर्जित कर सकते हो। लेकिन यदि आप गेम में मर जाते हैं तो आप अपना आधा लाइफ स्पैम खो देंगे, ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल दोनों तरह के लाइफ स्पैम। ये सभी सिस्टम नोटिफिकेशन के बीच शैडो गॉड फॉर स्कैन गेम के टाउन में टेलीपोर्ट हो जाता है। सिस्टम स्क्रीन कहता है ये एरिया शेलो टाउन, ये एक सेफ जोन है, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है और प्लेयर्स एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते हैं। लाइफ स्पैम खोने की गति 1x यानी कि सामान्य है। उसी समय कुछ प्लेयर्स के पीछे से शैडो किसी तरफ जा रहा होता है। इतने प्लेयर्स को देखकर किन फेंग थोड़ा चौंक जाता है। शैडो कहता है क्या पहले ही बहुत से लोग इस गेम में शामिल हो चुके हैं? कोई प्लेयर कहता है अरे ये कौन सी जगह है, प्रोफेशन क्या है, गेम नाम का क्या मतलब है? दूसरा प्लेयर कहता है मैं अभी अपनी नाइट शिफ्ट से वापस आकर सोया हूँ, क्या मैं हेलोजिनेशन कर रहा हूँ? पहला प्लेयर कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस पूरी रात खाता रहा और आखिरकार सो गया, फिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया हूँ? दूसरा प्लेयर कहता है यह तो बहुत दुख की बात है, यह कोई सपना नहीं लगता, शायद हमें किसी तरह के गेम में घसीट लिया गया है। किन फेंग आगे चलने जाने लगता है और उसके अजीब कपड़ों के कारण शायद आसपास के लोग उसे ही देख रहे होते हैं। शेडो कहता है जल्द ही विभिन्न देश के शक्तिशाली व्यक्ति एक के बाद एक सामने आएंगे और इस विश्व की व्यवस्था को नया आकार देंगे। कोई प्लेयर कहता है ये कौन सा प्रोफेशन है, ये हमारे प्रोफेशन से इतना अलग क्यों दिखता है? कोई प्लेयर कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके हाथ में जो खंजर है उससे तो यही लगता है कि वो शायद एसोसिएशन है। कोई और प्लेयर कहता है मैं भी एक हथियार हूँ, पर मैं इतना कूल और अच्छा क्यों नहीं दिख रहा हूँ, देखो उसके पास तो स्किल्स भी है। यदि हम उनसे आगे रहना चाहते हैं तो हम इंतजार नहीं कर सकते, प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती है। सभी अन्य प्लेयर्स की इस बात को सुनकर शैडो अब जब किसी तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो उसके सामने ही शायद टाउन सेंटर में कोई टीम मॉन्स्टर को मारने के बाद टेलीपोर्ट होकर आती है। उस टीम का मेंबर कहता है बहुत दर्द हो रहा है। दूसरा मेंबर कहता है हाँ मुझे भी दर्द हो रहा है, तो अगर हम मर भी जाएंगे तो क्या हम इस तरह से टाउन में लौट जाएंगे? वो वाइल्ड मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके एक बार करने पर हम आधे मर जाएंगे, अब हम उनसे कैसे लड़ेंगे? क्या ये सिर्फ एक कमजोर लेवल एक कॉलर नहीं है, हम इसकी हेल्थ का सिर्फ 1/3 ही क्यों कम कर पाए? उस टीम का एक मेंबर कहता है ओ मेरे लाइफ स्पैम, मैंने उसका आधा हिस्सा खो दिया है। सिस्टर लिजी अब हमें क्या करना चाहिए? लगता है इस लड़की का नाम लिजी है। जब सब लोग लिजी को पूछ रहे होते हैं, लिजी भी सभी टीम मेंबर्स की तरह दर्द में होती है, लेकिन एक आंख खोलकर सामने की तरफ देख रही होती है। लिजी के सामने शैडो खड़ा होता है। शैडो कहता है आर्चर तो छोटे धनुष्य से शुरुआत करते हैं, लेकिन इसका धनुष्य तो बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है कि यह भी एक हिडन क्लास प्रोफेशन है। उसके बाद लड़की सामने से शैडो से बात करने के लिए आगे बढ़ती है। लिजी शैडो से कहती है बिग ब्रदर आप भी एक हिडन क्लास प्रोफेशन लगते हैं, क्या आप हमारे साथ टीम बनाना चाहते हैं? बाहर के मॉन्स्टर बहुत शक्तिशाली है, हम उसको अकेले नहीं मार सकते, हमारी टीम एक बार तो हार चुकी है, हमारे पास अनुभव भी है। शैडो सोचता है हाँ क्या यहाँ पर हमारे जाने का अनुभव है? शैडो लिजी से कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर शैडो वहाँ से जाने लगता है और लिजी वही खड़ी खड़ी उससे जाते हुए देखती है। टीम मेंबर शैडो से कहता है बिना बात किए प्रोफेशनल होने का नाटक करते हो, हम पांचों मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाए थे और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले उसे मार सकते हो, ये तो बहुत मजेदार है। हम सबने कहा कि बाहर जाना कितना खतरा है, फिर भी तुम अकेले जा रहे हो, मौत ढूंढ रहे हो क्या? टीम मेंबर फिर से शैडो से कहते हैं ऐसा मत करो, वो नोबल व्यक्ति हिडन क्लास प्रोफेशन से है और एक एसोसिएशन के प्रकार है, यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो वह बस भाग सकते हैं। जब लिजी के टीम मेंबर्स ये सब बोल रहे होते हैं तब किसी सिस्टम स्क्रीन की मदद से शैडो के बारे में देख लेती है। लिजी कहती है इसका नाम शैडो है, लेकिन सचमुच नशे में वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। दूसरी तरफ शैडो चल के आगे निकल चुका होता है और टाउन के गेट के बाहर की तरफ जाने के लिए निकल चुका होता है। लिजी टीम मेंबर से कहती है चलो उसके पीछे चलते हैं, देखते हैं कि उसके पास क्या क्या हुनर है, शायद हमें मॉन्स्टर के बारे में कुछ नई जानकारी भी मिल जाए। फिर लिजी विलन की तरह मुस्कुराती है। लिजी फिर से टीम मेंबर से कहती है देखते हैं कि वो कैसे मरता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।